दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है चित्रकार। धनराज एक जाना माना चित्रकार था। वह उस वर्ष अपने चित्रों को प्रकृति और जीवन के यथार्थ से सजीव बना सकने के लिए अप्रैल के आरंभ से ही रानीखेत जा बैठा था। वह वहीं से चित्र बनाना चाहता था। उन महीनों पहाड़ों में वातावरण खूब साफ और आकाश नीला रहता है। रानीखेत से त्रिशूल, पंचचोली और चौखंबा की बर्फानी चोटियाँ नीले आकाश के नीचे माणिक्य के उज्जवल स्तूपों जैसी जान पड़ती हैं। आकाश की गहरी नीलिमा लिए हुए उसके कल्पना होती कि गहरा नीला समुद्र ऊपर चढ़कर छत की तरह स्थिर हो गया हो और उसका श्वेत फेन समुद्र के गर्भ से मोतियों और मणियों को समेटकर ढेर का ढेर नीचे पहाड़ों पर जैसे आ गिरा हो। उसे ऐसा लगता कि वह किसी भी तरह का चित्र बना सकता है। धनराज ने इन दृश्यों के कुछ चित्र बनाए, परंतु उसका मन न भरा। मनुष्य के संसर्ग से हीन यह चित्र बनाकर उसे ऐसा ही अनुभव हो रहा था जैसे निर्जन बियाबान में गाए हुए राग का चित्र बना दिया हो। यह चित्र उसे मनुष्य की चाह और अनुभव के स्पंदन से शून्य जान पड़ते थे। उसे अपने चित्र बिल्कुल भी नहीं भा रहे थे। उसने कुछ चित्र पहाड़ों पर पसलियों की तरह फैले हुए खेतों में श्रम करते हुए पहाड़ी किसान स्त्री पुरुष के बनाए थे। उसे इन चित्रों से भी कुछ भी संतोष नहीं हुआ। कला की इस असफलता से अपने हृदय में एक हाय हाय का सा शोर उसे लगातार अनुभव हो रहा था। वह अपने स्वप्न और चाह की बात प्रकट ही नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस चीज़ का चित्र बनाना है। धनराज अपने मन की तड़प को प्रकट कर सकने के लिए व्याकुल था। वह मुट्ठी पर टोड़ी टिकाए बरामदे में बैठा हुआ था। उसकी दृष्टि दूर दूर तक फैली हुई हरी घाटियों पर लगातार तैर रही थी। घाटियों के उतारों और चढ़ावों पर सुनहरी धूप लगातार खेल रही थी। गहराइयों में चांदी की रेखा जैसी नदियाँ कुंडलियाँ खोल रही थी। दूध के फेन जैसी चोटियाँ खड़ी हुई थी। कोई लक्ष्य न पाकर उसकी दृष्टि अस्पष्ट विस्तार पर लगातार तैर रही थी। उस समय उसकी स्थिर आँखों के छिद्रों से सामने की चढ़ाई पर एक बेहद सुंदर सुघड़ युवती को देखने लगी थी। शायद उसका भ्रम था, जो केवल उसकी दृष्टि का लक्ष्य बन सकने के लिए ही उस विस्तार में जहाँ तहाँ यानी सभी जगह पर एक साथ दिखाई दे रही थी। धनराज ने एक अस्पष्ट सा आश्वासन अनुभव किया अपने मन में। इस अनुभूति को पकड़ पाने के लिए उसने अपनी दृष्टि उस विस्तार से हटाकर दोनों बाहों को अपने सीने पर बांधकर एक गहरा निश्वास लिया, जैसे उसके मन ने आखिर तय कर लिया हो। उसे जान पड़ा जैसे अपार पारावार में बहता निराश व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए आने वाली की पुकार सुन ले। उसने अपने मन में स्वीकार किया, यही तो वह चाहता है। कल्पना से सौंदर्य की सृष्टि कर सकने के लिए उसे स्वयं भी जीवन में सौंदर्य का संतोष मिलना चाहिए, लेकिन उसके नसीब में ऐसा सानिध्य कहाँ था भला। बिना फूलों के मधुमक्खी कहाँ मधु कहाँ से लाए। ऐसी ही मानसिक अवस्था में धनराज को एक पत्र मिला अचानक। यह पत्र इलाहाबाद से उसके मित्र एडवोकेट एकनाथ ने उसे लिखा था। एकनाथ ने धनराज का परिचय उसकी कला के प्रति अनुराग और आदर के कारण प्राप्त किया था। कुछ अपनापन भी हो गया था। थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी उन दोनों में। एकनाथ ने अपने उत्कृष्ट कलाकार मित्र के बहुमूल्य समय का कुछ भाग लेने की धृष्टता के लिए क्षमा मांगकर अपनी पत्नी के बारे में लिखा था। वह उसी के बारे में बताना चाहता था। इस वर्ष गीता का स्वास्थ्य कुछ शिथिल है। उसे 2 मास पहाड़ में
रखना चाहता हूँ, शायद उसे कोई मदद हो सके। इलाहाबाद की कड़ी गर्मी में वह बहुत असुविधा अनुभव कर रही है। यदि तुम अपने पड़ोस में किसी सस्ते, छोटे परंतु अच्छे मकान का प्रबंध कर सको तो मैं उसे वहाँ पहुँचा दूँ। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। संभवतः तुमने तो अपने लिए अलग पूरा बंगला लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन यदि उस मकान में जगह हो और इससे तुम्हारे काम में कोई विघ्न पड़ने की आशंका न हो तो हम 1-2 कमरे सबलेट कर लेंगे। हम अपने लिए अलग नौकर रख लेंगे ताकि तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो, आदि आदि। 2 वर्ष पूर्व धनराज इलाहाबाद गया था। उस समय एकनाथ ने उसके सम्मान में एक चाय पार्टी दी थी। वह उसकी कला का बेहद आभारी था। उस अवसर पर धनराज ने गीता को एक बार देखा था और गीता का विवाह हुए कुछ ही मास बीते थे। पार्टी में आए हुए अनेक स्त्री पुरुष के भीड़ भड़क्के में संक्षिप्त परिचय ही हो पाया था उससे। धनराज ने स्मृति को उंगली से अपने मस्तिष्क को जरा सा कुरेदा। उसे केवल इतना याद आया कि गीता दुबली पतली छरहरे बदन की गोरी हंसमुख नवयुवती थी, आंखों में बुद्धि की चमक। धनराज ने पत्र को तिपाई पर एक और दबा दिया और फिर सामने घाटी के विस्तार पर निरुद्देश नज़र किए सोचने लगा कि आखिर क्या उत्तर दे अपने दोस्त को। धनराज की निरुद्देश दृष्टि तो घाटी के विस्तार पर तैर रही थी, परंतु कल्पना में अनुभव कर रहा था कि उसके समीप ही दूसरी आराम कुर्सी पर गीता बैठी है। उसकी सोच अभी से छलांगे लगाने लगी। वह भी दूर घाटी में कुछ देख रही है या फिर किसी पुस्तक के पन्नों पर या अखबार में दृष्टि गड़ाए बैठी है। समीप बैठी हुई युवती नारी की कल्पना मात्र से धनराज को दूध के फेन के समान श्वेत, स्फटिक के समान उज्ज्वल, पहाड़ की बर्फानी चोटी से और भी कहीं अधिक स्पंदन उत्पन्न हो रही थी। ये उसका पहला मौका होगा किसी औरत के सामीप्य का। युवती के केशों और शरीर से आती हुई अस्पष्ट सी सुवास, वायु के झोंकों के साथ घाटियों से आती हुई बत्ती और शिरीष के फलों की भीनी गंध से अधिक उसे संतोष दे रही थी। वह उसमें खोया चला जा रहा था। अपनी सोच में वह अपनी कल्पना में देखने लगा, गीता उसकी आंखों के सामने घाटी की एक पहाड़ी पर लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है। कड़े पत्थरों और कंकड़ों के ऊपर गीता की गुलाबी एड़ियाँ अपने चप्पलों में संभली हुई हैं। वह चढ़ाई में साड़ी को हाथ से संभाले हुए है। उसकी पिंडलियाँ केले के भीतर के डंठल के रंग की हैं। चढ़ाई के श्रम के कारण गीता की सांस जरा सी चढ़ गई है और प्रत्येक सांस के साथ उसका सीना उठ आने के कारण कमल की अनमोल कली जैसा लग रहा था। उससे उस तरह की कली की तरह अपने आवरण को फाड़ देना चाहती है। कल्पना करने लगा, वह कैनवस के सामने खड़ा चित्र बना रहा है, शायद गीता का ही। गीता एक कमरे से अचानक निकली है। आहट लेकर उसके कान में विघ्न न डालने के लिए पंजों के बल उसके पीछे से होती हुई एक कमरे से निकलकर चुपचाप दूसरे कमरे की ओर चली जा रही है ताकि उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। गीता किसी काम से नौकर को पुकार रही है। उस आवाज़ से उसके हृदय का साए साए करता सूनापन संतोष से अचानक बस गया है। धनराज तुरंत कागज़ और कलम लेकर उत्तर लिखने बैठा, परंतु ठिठक कर सोचने लगा, वह आखिर चाहता क्या है, और वह भी गीता से। मित्र की पत्नी गीता से वह क्या चाहेगा भला। तटस्थता से तर्क कर उसने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम
सूर्य की किरणों को पकड़ लेने की आवश्यकता नहीं समझते, ठीक उसी तरह उन किरणों से स्वयं ही हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसलिए मुझे भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही वह अपने जीवन में अनुभव होने वाले सुनसान अंधेरे में नारी की उपस्थिति का केवल एक प्रकाश चाहता है। धनराज ने संक्षिप्त सा उत्तर लिखा, भीड़ भाड़ से बचने के लिए अलग पूरा ही बंगला लिया है मैंने। बहुत सी जगह खाली पड़ी है, सबलेट का तो सवाल ही नहीं उठता। अलबत्ता तुम दोनों आना चाहो तो आ सकते हो यहाँ। पुराना नौकर पास ही है। यदि गीता जी उस पर देख रेख रखेंगी तो मेरा तो लाभ ही होगा। जब सुविधा हो आकर उन्हें छोड़ जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पहुँचने के समय केवल सूचना दे देना, मोटर स्टैंड पर मिल जाऊंगा। अपनी आंखों के सामने और इतने समीप एक तरुण सुंदरी के केवल होने की कल्पना मात्र से धनराज उत्साह से भर गया था। उसे कभी किसी स्त्री का सानिध्य नहीं मिला था। गीता की अस्पष्ट सी याद को धनराज ने कलाकार के सौंदर्य के आदेशों की कल्पना से पूरा कर लिया था। वह उसे अपने बरामदे में, सामने की घाटी में, सड़क पर अपने साथ चलते हुए और काफ़ी ऐसी बार दिखाई देने लगी। उसका मन हर तरह से कल्पना करने लगा। धनराज ने उसे भिन्न भिन्न रंग की साड़ियों में, सलवार कमीज के जोड़ों की पंजाबी पोशाक में, मारवाड़ी अंगिया लहंगे में, फूलों से भरी लताओं के कुंज में, चीड़ के पेड़ के तले और देवदारों की शाखाओं की छाया में लगभग सब जगह देख लिया था। वह गीता के सशरीर सामने आ जाने की उत्कट इंतज़ार में, वहीं प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगा। वैसे ही जैसे अंधेरे में परेशान व्यक्ति सूर्य के प्रकाश की प्रतीक्षा करता रहता है। लौटती डाक से एक नाथ का सामने से उत्तर आया। उस तारीख को गीता के लिए गाड़ी में एक जगह रिजर्व हो गई है। उस दिन हाईकोर्ट में मेरी हाजिरी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ गर्मी बहुत अधिक है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। मैं गीता को और ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता। काठ गोदाम तक उसके लिए गाड़ी में जगह सुरक्षित है। उसे बस की भीड़ में न फंसाकर टैक्सी पर जाने के लिए मैंने कह दिया है। वह वहाँ वक्त पर पहुँच जाएगी। तुम उसे मोटर स्टैंड पर मिल जाना। तुम हम लोगों के लिए जहाँ सब कुछ कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना और सही, हम दोनों कृतज्ञ होंगे। धनराज मित्र की सुशिक्षित और सुसंस्कृत पत्नी को परेशानी से बचाने के लिए मोटर स्टैंड पर वक्त से पहले ही पहुंचकर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। काठ गोदाम से आने वाली मोटरें पहाड़ी के पीछे से जिस मोड़ से सहसा प्रकट होती थी, उसका ध्यान पूरी तरह उस तरफ ही था। उसी ओर धनराज की आंखें निरंतर लगी हुई थी। एक टैक्सी सामने से दिखाई दी। धनराज आगे बढ़ गया। गाड़ी रुकी। पिछली सीट पर एक महिला अपने शरीर का बोझ संभाल न सकने के कारण कुछ पसरी हुई सी दिखाई दी। चेहरे पर रोग की थकावट का पीलापन और थकावट से फैली हुई उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर निस्तेज आंखों के चारों ओर झाइयों के घेरे थे। धनराज एकदम से ठिठका। महिला की आंखों में पहचान का भाव और नमस्कार में उसके हाथ उठते देखकर धनराज को आखिर स्वीकार करना पड़ा। मैं धनराज हूँ। महिला ने मुस्कुराने का यत्न किया। मैं गीता हूँ। और इस तरह वो दोनों आपस में मिले। महिला की वह मुस्कान ऐसी थी जैसे पीड़ा को दबाकर कर्तव्य पूरा किया गया हो। महिला के साधारणतः दुबले हाथ पांव पर लगभग एक शरीर का बोझ पेट पर बंध जाने के कारण उसे मोटर से उतरने में भी काफ़ी कष्ट हो रहा था। वह काफ़ी परेशानी में लग रही थी। बिखरे जाते अपने शरीर को संभालने में
उसे ही असुविधा हो रही थी, जैसे सफ़र में बिस्तर के बंद टूट जाने पर उसे संभालना कठिन हो जाता है। महिला लगभग लंगड़ाती हुई कुछ ही कदम चल पाई कि धनराज ने एक डोली को पुकार कर उसे 4 आदमियों के कंधों पर लदवा दिया। उसे यह दृश्य बिल्कुल नहीं भा रहा था। सौजन्य के नाते उसे डोली के साथ साथ चलना चाहिए था, परंतु उस शिथिल और विरूप आकृति के समीप रहने में धनराज को उपकाई और ग्लानि अनुभव हो रही थी। गीता बंगले पर पहुंचकर एक अलग कमरे में पलंग पर लेट गई, या ये कहिए धनराज की भाषा में फैल गई। धनराज के कानों में उस कमरे से निरंतर आह ऊह की दबी कराहट की आवाज़ पहुंच रही थी। उसने दोनों कानों में उंगलियां दबाकर कराहट सुनने से बचना चाहा, परंतु उसे शरीर के रोम रोम से वह कराहट सुनाई दे रही थी। वह गीता की विरूप आकृति, रोग और बोझ से शिथिल लंगड़ा लंगड़ा कर चलते शरीर को अपने स्मृति के पट से पोंछ डालना चाहता था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वह बरबस आकर उसके सामने खड़ा हो जाता। गीता धनराज को उस मकान के पूरे वातावरण में समा गई अनुभव हो रही थी। धनराज का मन चाह रहा था कि बंगले से कहीं दूर भाग जाए। दूसरे दिन सुबह सूर्य की प्रथम किरणें बरामदे में आ रही थी। सुबह की हवा में कुछ ज़्यादा ही खुशकी थी। धनराज गीता के कमरे से बहुत दूर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गया। गीता भी लगातार लेटने से ऊबकर कुछ ताज़ी हवा पाने के लिए अपने शरीर को संभाले लंगड़ाती लंगड़ाती आखिर बरामदे में दूसरी कुर्सी पर आ ही बैठी। उसने कराहट को गले में दबाकर धनराज को नमस्कार कर हाल चाल पूछकर कहा, कैसे हैं आप? मुझे तो शायद सफ़र की थकावट या फिर नई जगह के कारण रात भर नींद नहीं आ सकी। धनराज के लिए वहाँ बैठे रहना भी लगभग असंभव हो गया था। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ देर में लौटने की बात कहकर बंगले से निकल गया, या यूं कहिए भाग निकला। परेशानी में वह इस सड़क से उस सड़क पर मीलों लगातार बिना किसी वजह घूमता रहा। इस संकट से मुक्ति का उपाय सोचता रहा। छुटकारे के लिए उसका मन वैसे ही तड़प रहा था जैसे चिड़िया मार के हाथ में फंस गई चिड़िया लगातार फड़फड़ाती रहती है। उसे एक उपाय सूझा। वह तेज़ कदमों से डाक खाने पहुंचा। एक तार उसने एक नाथ को दे दिया। अभी बनारस से तार मिला है कि रोगशैया पर पड़ी हुई माँ मुझे देखने के लिए बड़ी ही छटपटा रही है। मुझे वहीं जाना पड़ेगा। इसी समय बनारस जाना अति अनिवार्य है। मकान का किराया 6 महीने का पेशगी दे दिया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, नौकर यहीं रहेगा। हो सके तो तुम आकर अपनी पत्नी के पास रहो। यह तार देकर वह वापस बंगले पर लौटा। नौकर को इशारे से उसने बुलाया। एक सूटकेस में आवश्यक कपड़े लेकर उसने नौकर को विश्वास दिलाया कि 2-3 दिन के लिए वह बाहर जा रहा है। एकनाथ को दी हुई तार की नकल अपने जाने के बाद गीता को दिखाने के लिए उसने दे दी थी और हिदायत की कि बीबी जी को किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उनका पूरा पूरा ध्यान रखना, समझे तुम। बनारस में धनराज को रानीखेत से लिखा एकनाथ का पत्र मिला। एकनाथ ने मित्र की माता के स्वास्थ्य के लिए अपनी चिंता प्रकट की थी और यह भी लिखा था कि हाईकोर्ट में अवकाश हो गया है, इसलिए वह रानीखेत पहुंच गया है अपने पत्नी के पास। वह और गीता उसके लौट आने की प्रतीक्षा बड़े ही उत्सुकता से कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि धनराज वहां नहीं पहुंचेगा। धनराज ने उत्तर में एकनाथ को धन्यवाद देकर लिखा कि वह मकान और नौकर को अपना ही समझकर निस्संकोच वहां रहे। वह स्वयं अनेक कारणों से जल्दी नहीं लौट सकेगा।
एकनाथ बार बार पत्र लिखकर धनराज को बुलाता रहा, परंतु धनराज रानीखेत नहीं लौटा। उसे लौटना ही नहीं था। आखिर एकनाथ मकान और सामान नौकर को सहेज गीता के साथ इलाहाबाद वापस लौट आया। यह समाचार मिलने पर धनराज ने नौकर को सामान सहित बनारस बुलवा लिया, क्योंकि उसे भी रानीखेत अब नहीं जाना था। धनराज के जीवन में सूनेपन की शिकायत का स्थान अब सौंदर्य के धोखे के प्रति ग्लानि ने ले लिया था। जीवन की विरूपता उसने इतनी नज़दीक से देखी थी और विभत्सता का आतंक उसके मन पर लगातार छा गया था। गीता का रोग से पीड़ित बोझिल कराता हुआ रूप उसकी आंखों के सामने से कभी न हटने की जिद कर रहा था। मस्तिष्क में समाई हुई ग्लानि से छुटकारा पाने का दृढ़ निश्चय करके वह सीधा कश्मीर जा पहुंचा। फिर बर्फानी चोटियों के बीच उसने कई सारे चित्र बनाए। कमल के फूलों से घिरी हुई नीली डल झील में शिकारे पर बैठे उसने सौंदर्य के प्रति अनुराग पैदा करना चाहा। पुरी और केरल में समुद्र के किनारे जाकर उसने चांदी रात में ज्वार भाटे का दृश्य भी देखा। जीवन के संघर्ष से गूंजते नगरों में उसने अपने आप को भुला देना चाहा, परंतु मस्तिष्क ने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। मस्तिष्क में भरे हुए नारी की विरूपता के यथार्थ ने उसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। वह बनारस आखिर लौट आया और अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए रंग और कुर्सी लेकर कैनवस के सामने जा खड़ा हुआ। धनराज ने आखिर एक चित्र बना ही दिया। पलंग पर लेटी हुई गीता का। उसका पेट फूला हुआ था और चेहरे पर रोग का पीलापन, पीड़ा से फैली हुई आंखें, कराहट में खुलकर मुड़े हुए होंठ, हाथ पांव पीड़ा से ऐंठे हुए। धनराज यह चित्र पूरा कर ही रहा था कि उसे एकनाथ का पत्र मिला। एकनाथ ने अपने पुत्र के नामकरण की तारीख बताकर बहुत ही प्रबल अनुरोध किया था कि उसे वहाँ पर ज़रूर आना होगा। उस अवसर पर उसे अवश्य ही इलाहाबाद आना पड़ेगा। धनराज ने झुंझलाहट में पत्र को मोड़कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। फिर औचित्य के विचार से एक पोस्ट कार्ड लिख डाला। धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। आता तो ज़रूर, परंतु इस समय स्वयं मेरी तबीयत खास ठीक नहीं है। शिशु को मेरा आशीर्वाद। इससे ज़्यादा वह चाहकर भी कुछ नहीं लिख सका। एकनाथ और गीता को अपने सम्मानित और कृपालु मित्र का पोस्टकार्ड शनिवार को मिला। रविवार वे दोनों सुबह की गाड़ी से बनारस धनराज के मकान पर जा पहुँचे। नौकर उन्हें सीधे धनराज के चित्र बनाने की टिकटिकी पर ही चढ़ा हुआ था। एकनाथ और गीता की आंखें अनजाने में ही उस चित्र पर पड़ी और उसी पर जम गईं। दोनों एकटक उस चित्र को देख रहे थे। धनराज अपराध की लज्जा से गड़ा जा रहा था। बहुत देर तक उसे अपने अतिथियों की ओर देखने का साहस ही नहीं हुआ और जब देखा तो गीता गोद में किलकते हुए बच्चे को एक हाथ से कठिनता से संभाले हुए और दूसरे हाथ से साड़ी का आंचल होठों पर रखे हुए अपनी मुस्कुराहट छिपाने की भरपूर चेष्टा कर रही थी, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी। उसकी आंखें गर्व और हंसी से तारों की तरह चमक रही थी। लज्जा और पुलक की मिलावट से उसका चेहरा लगातार सिंदूरी हो रहा था। धनराज के सामने खड़ी हुई गीता रानीखेत में गीता को देखने से पहले और उसके संबंध में बनाई गई कल्पनाओं से कहीं अलग थी, या यूं कहिए बिल्कुल अलग थी। उससे कहीं ज़्यादा अधिक सुंदर। धनराज के मन को एक और धक्का लगा। ओह, धोखा! और उसका मन फिर धोखे की ग्लानि से अचानक से भर गया। धनराज ने उस चित्र को नष्ट कर देने के लिए समीप पड़ी हुई छुरी हाथ में
तत्परता से उठा ली। उसी समय गीता का पुलक भरा शब्द उसे सुनाई दिया, इस चित्र का शीर्षक आप क्या रखेंगे? धनराज का हाथ जैसे वहीं पर रुक गया। वह गीता के चेहरे पर गर्व और अभिमान के भाव को देखकर स्तब्ध खड़ा था। कलाकार को अपने इस बहुत ही उत्कृष्ट चित्र के लिए कोई शीर्षक न खोज सकते देखकर गीता ने अपने बालक को अभिमान से आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर सुझाया, इस चित्र का शीर्षक रखिए सृजन की पीड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं इस कहानी के बारे में। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।